नमस्कार, डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सुरति जिंदल। रोजमर्रा की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। क्या आपने अपना ख्याल रखा है? तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। क्या कभी आपने इस ओर ध्यान दिया कि आपने अपने खान पान पर ध्यान दिया हो, या फिर खान पान से हटकर एक्सरसाइजेज पर ध्यान दिया हो, योगा पर ध्यान दिया हो? क्या रखते हैं आप अपना ख्याल? नहीं ना। और यही वजह है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते और तरह तरह की बीमारी हमें घेर लेती है, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे कॉमन बीमारी की, जो सबसे ज़्यादा आजकल देखी जा रही है हर दूसरे पेशेंट के अंदर, वो है जॉइंट पेन्स। और जॉइंट पेन से हटकर भी पहले नंबर पर आता है नी जॉइंट पेन और दूसरे नंबर पर आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया, जो कि नॉर्मली 40 प्लस की एज होते ही बहुत सारे मरीजों के अंदर देखी जा रही है। और इस समस्या को यह भी कहा जाता है कि ये इनक्योरेबल है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में अगर आपको ये समस्या है तो वाकई ये आपके लिए परेशानी का विषय है। लेकिन आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर पंकज भारती, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या थी। और आज वो सारे पेशेंट्स जो हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और बिना किसी समस्या के अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए खासकर ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आपको ये समस्या है तो बहुत ध्यान से देखिएगा और जानिएगा कि किस तरह से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, मैं आभारी हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारी जोड़ों की सबसे सामान्य बीमारी है। जैसे कि आपने पहले बताया कि सबसे जो कॉमन डिजीज़ है वो हमारा नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके बाद अगर कोई बीमारी आती है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें सबसे पहले जो बीमारी शुरू होती है तो हमारे शरीर के जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ के, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी बीमारी बढ़ती जाती है तो उसमें हमारे बड़े जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बीमारी और बढ़ने पे जॉइंट्स हमारे टेढ़े हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हमारे जो घुटने हैं, हमारा हिप जॉइंट्स हैं, ये घिस जाते हैं पूरी तरीके से। इसके साथ साथ हमारा लेथार्जीनेस, वीकनेस और बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन मेनली हम इनको जॉइंट पेन से ही पहचानते हैं। डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं, वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए, इसका जो अगर हम एलोपैथिक वे देखें तो आज तक इसका कोई कारण पता नहीं है इस बीमारी का। लेकिन हम देखते हैं कि मूलतः हमारा जो फॉल्टी डाइट है, फॉल्टी लाइफस्टाइल है, परसिस्टेंट स्ट्रेस है और कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके साथ साथ हमारे भोजन में कुछ ऐसे फूड होते हैं जो एलर्जेंस की तरह काम करते हैं। उनमें जैसे हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हमारा सोयाबीन है, मक्का है, पीनट्स हैं, हमारा कैप्सिकम है या टोमेटो है या वीट प्रोडक्ट्स हैं। तो कुछ पेशेंट्स हमारे इन चीज़ों के लिए एलर्जन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों के लिए एलर्जन हो, लेकिन कुछ रूमेटॉइड के पेशेंट्स इनके लिए एलर्जन हो सकते हैं। तो जिनके लिए वो एलर्जन होते हैं तो ये एलर्जेंस भी उस बीमारी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होती है ये समस्या? देखिए, इनक्योरेबल है, एलोपैथिक सिस्टम ऐसा मानता है। क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम जो है वो लाइफस्टाइल बीमारियों को भी दवा से ठीक करने की कोशिश करता है। तो जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो हमारे एलर्जन फूड से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो हमारे फॉल्टी डाइट से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसका संबंध हमारे स्ट्रेस और पॉल्यूशन से है, उसके कारण से हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो जब हम इसको दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं तो दवा तो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करती है, सिर्फ सिम्टम्स ठीक होते हैं। जैसे जैसे हमारी बीमारी बढ़ती जाती है, हमारी दवाइयों की डोज बढ़ती जाती है, हमारी दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं और उसको इनक्योरेबल लेवल कर दिया जाता है, क्योंकि हम उसको गलत तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो यानी कि जड़ से ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि मेन जड़ तक पहुंचा ही नहीं जाता। इसे होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से आप कैसे ठीक करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको 4 कारण बताए, एलर्जन फूड, फॉल्टी डाइट, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस, पॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि इसके कारण से हमारे शरीर में 5 लेवल पे चेंजेस आते हैं। पहला चेंज आता है कि जो हमारे एलर्जन फूड हैं ये हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं और एक सिंड्रोम होता है जिसको लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं। उसके द्वारा ये एलर्जेंस हमारे ब्लड में चले जाते हैं।
दूसरा जो परिवर्तन आता है वो हमारे सेलुलर लेवल पे आता है, हमारे सेल्स में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। जो तीसरा परिवर्तन आता है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लेवल पे आता है। वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वाइटल ऑर्गन है वो हमारा लिवर है। तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में कंजेशन हो जाता है, हमारे लिवर में कंजेशन हो जाता है, हमारे कोलन में कंजेशन हो जाता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कंजेस्टेड हो जाता है। तीसरा जो हमारे परिवर्तन आता है वो हमारे शरीर में एक एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस होता है। चूँकि हम जितना भी फूड खा रहे हैं उसमें अधिकतर लोग 80% से ज़्यादा एसिड फॉर्मिंग फूड खाते हैं, तो हमारे शरीर में एसिड और एल्कलाइन का इम्बैलेंस हो जाता है। और जो पांचवा परिवर्तन आता है वो हमारे न्यूट्रिशनल लेवल पे आता है। हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हम सारी चीज़ें कुक्ड खा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा फूड हीटिंग प्रोसेस में आता है उसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे डीनेचर होने लगते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम कच्चा फूड बहुत कम खा रहे हैं, सैलेड बहुत कम खा रहे हैं, फ्रूट्स बहुत कम खा रहे हैं, जिसके कारण से एक मेजर न्यूट्रिशनल ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो एक हमारी फूड की सर्विंग में 4000 से ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम ओवरऑल फाइटोन्यूट्रिएंट्स या लाइव एंजाइम्स की बात करें तो उसके लिए हमें 9 से लेके 12 सर्विंग्स तक रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है। चूँकि हम इतनी मात्रा में नहीं खाते हैं या सारी चीज़ें कुक खाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज़ होती है, नेगेटिव बैलेंस में होती है। इन सब के कारण हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। इन्फ्लेमेशन के कारण हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरीके की बीमारियां पनपने लगती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने 5 पार्ट्स हमें बताए, तो क्या बीमारी के भी ऐसे 5 स्टेजेस हैं या कम स्टेजेस हैं इस बीमारी? नहीं, बीमारी देखिए, अब उसको स्टेज में अगर देखें तो प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ हमारे जॉइंट्स में पेन होता है। जैसे जैसे हमारी बीमारी बढ़ती जाती है तो स्मॉल जॉइंट्स के साथ हमारे बिग जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद फिर हमारी डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर हमारे नी जॉइंट्स के बीच जो कुशन होता है, हमारे दोनों तरफ के कुशन ख़त्म हो जाते हैं और बीमारी ऐसे ही चलती रहती है। और जैसे कि आपने हमें बताया कि होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो कितनी जल्दी ये ठीक हो जाता है, कितना वक्त लगता है? ये डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस का स्टेज क्या है, कितना मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हो गया है, आपकी बीमारी की गंभीरता क्या है, आपकी बीमारी के ड्यूरेशन क्या है। लेकिन जैसे ही हम शरीर को फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, होलिस्टिक प्रोग्राम शुरू करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं कि हमने जो अभी आपको एलर्जेंस बताए थे, पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि उन एलर्जेंस को बंद कर दे, क्योंकि ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा एलर्जन पेशेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसका एक पूरा ग्रुप है, उसको स्टॉप करवा देते हैं। फिर हमारे सेल्स में जो टॉक्सिन्स हैं उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम देते हैं। हमारे शरीर में जो वाइटल ऑर्गन कंजेशन हो गया है, जैसे लिम्फेटिक कंजेशन है, कोलन कंजेशन है, लीवर कंजेशन है, उसके लिए डिकंजेशन प्रोग्राम देते हैं। हमारे एसिड और एल्कलाइन बैलेंस को करेक्ट करते हैं और पेशेंट को ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल कवर पे रखा जाता है। तो जैसे ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे ही इन्फ्लेमेशन हमारे थ्रेशोल्ड के नीचे आता है तो दुनिया में सभी को पता है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, बट बॉडी हील्स इटसेल्फ व्हेन बॉडी इज गिवन फेवरेबल कंडीशंस टू हील। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई, ये बॉडी को फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं, वैसे ही पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। इस समस्या से अगर कोई पेशेंट पीड़ित है तो वो कितने ड्यूरेशन में ठीक हो जाता है, कितना वक्त लगता है अमूमन? देखिए, 3 महीने से लेके 6 महीने तक का वक्त जनरली लग जाता है, ठीक है ना। फिर डिफॉर्मिटी करेक्शन में टाइम लगता है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं कि पहले हमारा जो बीमारी है मेटाबॉलिक लेवल पे ठीक होती है, बाद में फिर डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए कुछ चीज़ें बताई। जैसे कि अभी आपने डिफॉर्मिटी करेक्शन का जिक्र किया, जैसे आपने मुझे ये भी बताया कि उंगलियां जो हैं वो ऐसे मुड़ने लग जाती हैं, पेन होने लगते हैं, अजीब तरीके से हो जाती हैं, अंदर बॉडी में और भी अलग तरह की डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। तो किस किस तरह की डिफॉर्मिटी इससे ठीक हो सकती है? क्या ठीक होने के बाद कोई चांस रहते हैं कि दोबारा से वो प्रॉब्लम आ जाए? देखिए, जो अर्ली डिफॉर्मिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं बीमारी के साथ। लेकिन एडवांस स्टेज में क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब जॉइंट्स हमारे फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो डिफॉर्मिटीज़ फिर करेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितनी डिफॉर्मिटी हो गई है, अगर हम होलिस्टिक प्रोग्राम लेते हैं तो डिफॉर्मिटीज़ वहीं पे चेक हो जाती हैं, फिर फर्दर और डिफॉर्मिटीज़ नहीं होती हैं।
अगर हम होलिस्टिक प्रोग्राम नहीं लेते हैं, केवल एलोपैथिक दवाइयों पे हम निर्भर रहते हैं, तो डिफॉर्मिटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि पेशेंट इनकैपेबल हो जाता है, वो बेड रिडन हो जाता है, फिर उसको लोग उठा के वॉशरूम या जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए उसको करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि यही इसका परमानेंट इलाज है? जी, इस तरीके की बीमारियों का ट्रीटमेंट इसी तरीके से किया जा सकता है। अगर हम समझें कि दवाइयों से या सिस्टम को बदल के हम इस बीमारी को ठीक कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। उससे सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बीमारी का संभव है, लेकिन अगर बीमारी को रूट आउट करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, तो फिर हमें होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम का ही सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी तक आपको इतने साल हो गए, 20 इयर्स से आप लोगों की सेवा में है, इतने सालों से आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, तो उनमें से मैं जानना चाहूँगी कुछ खास मेमोरेबल केसेस जो आपको याद हो, उनके पीछे की सक्सेस स्टोरी भी खासकर। देखिए, बेस्ट और वर्स्ट केसेस तो नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ मेमोरेबल केसेस होते हैं। मेमोरेबल केसेस में जो फर्स्ट केसेस होते हैं वो मेमोरेबल होते हैं, या कुछ केसेस के साथ कुछ कहानी जुड़ी होती है, अटैचमेंट होता है, कहानी जुड़ी होती है, ठीक है ना, इस तरीके। तो मुझे याद है कि प्रारंभिक बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करना शुरू किया था, तो मिसेस पालीवाल थी, तो वो बड़ी उम्मीद लेके आई, और उस समय मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था जी। ऑब्वियसली जब आप अपनी इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, तो मैं उस समय बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मैंने उनको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीट किया। मैंने उनको काउंसिल किया, मैंने कहा इस बीमारी का यही इलाज है, और वो बहुत ही डिसिप्लिन पेशेंट थी। मुझे याद इसलिए है कि अगर मैं उनको कहता था कि उनको 1 ml वाटर पीना है, तो 1 ml मीन्स 1 ml होता था, तो इसलिए मुझे याद है कि वो इतनी डिसिप्लिन थी। फिर मैंने उनको जो चीज़ें खाने को मना की, ये जो 5 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको खाना बंद कर दिया। उन्होंने अगले दिन मुझे इन्फॉर्म कर दिया, डॉक्टर साहब आपके शब्द जो हैं ईश्वर के शब्द हैं, आपने कहा नो मीन्स नो। फिर मैंने उनको डिटॉक्सीफाई किया, फिर मैंने उनको लिवर क्लिनजिंग प्रोग्राम दिया, फिर मैंने उनको लिम्फेटिक क्लिनजिंग प्रोग्राम दिया, फिर मैं उनको दिन में 2 बार सब्जियों के वेजिटेबल जूसेस पे रखता था, फिर मैंने उनको न्यूट्रिशनल कवर पे रखा। तो 1 महीने बाद वो जब आई, तो मैं बड़ा अप्रीहेंसिव था रिजल्ट्स के बारे में कि आखिर क्या होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा 70 to 80% पेन चला गया है, एंड उसी प्रोपोर्शन में वो बहुत खुश भी थी। तो उनके हस्बैंड भी उनको सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। फिर मैंने कहा जब ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे ना। फिर उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब कुछ इलाज बदलना तो नहीं है। मैंने कहा जब जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपकी बॉडी को जो फेवर कर रहा है, तो वही ट्रीटमेंट आपको ठीक करेगा ना। फिर लगातार उन्होंने रिलीजियसली 4-5 मंथ्स ट्रीटमेंट लिया, और इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, एब्सोल्युटली ऑल राइट। फिर मैंने उनको बोला कि आप वहाँ पे लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। मैंने कहा एक बार, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित था बीइंग ए यंग डॉक्टर, कि जब कोई ऐसा अचीवमेंट होता है ना जिसको कहती है कि दुनिया कहती है कि इनक्योरेबल है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है जो इसको कह रहा है कि ठीक नहीं हो सकता है। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक बार मिल तो आइए उनसे, मिलिए और उनको बताइए कि इस ट्रीटमेंट से उनको लाभ हुआ है। तो फिर वो मेरे रिक्वेस्ट करने पे गई, और फिर जो प्रोफेसर थे वहाँ पे SGPGI के, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के, फिर उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या क्या करते हो, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। बोले अच्छा, इससे रूमेटॉइड ठीक हो जाता है। मैंने कहा हाँ सर, अभी तो एक केस ठीक हुआ है, देखते हैं फिर आगे कैसे दूसरे मरीज़ों में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जी। फिर धीरे धीरे मरीज़ आते रहे, एक मरीज़ से 4, फिर 4 से 8, फिर ऐसे। तो मैंने देखा है कि 90% से भी ज़्यादा मरीज़ जो रिलीजियसली इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गए। यानी कि जो अपने नहीं चलाते हैं वो ठीक नहीं हो पाते, और जो आपकी कहीं भी सुधार की बातों को फॉलो करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। नहीं, जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले काउंसिल करता हूँ कि देखिए 100% मेरे एफर्ट्स प्लस 100% आपके एफर्ट्स, तो ये 200% नहीं होता, ये 100% होता है। और अगर मैं 100% एफर्ट करूँगा और आप 0% एफर्ट करेंगे, तो ये 100% नहीं होगा, ये 0% होगा।
तो आप बिल्कुल इस बात को दिल से निकाल दीजिए कि डॉक्टर भारती आपको ठीक कर देंगे। नहीं, डॉक्टर भारती ठीक नहीं करेंगे। डॉक्टर भारती एज ए गाइड आपको ट्रीट करेंगे, बिल्कुल आपको गाइडेंस देंगे, करना सारी चीज़ें आप ही को हैं। तो जो शॉर्टकट वाले मरीज़ होते हैं वो 10% में आ जाते हैं। जो लॉन्ग कट जो रिलीजियसली प्रोग्राम को फॉलो करते हैं वो सारे के सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इनके अलावा जो अभी आपने जिनका जिक्र किया, उनके अलावा कोई और केस जो मेमोरेबल केस हो, आपको याद हो? अभी 7-8 साल पहले लखनऊ में सेशन कोर्ट की एक जज हमारे पास आई जी। तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर है जी। तो उसको मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा फेथ होने लगा, मेरी वाइफ को। सबसे बड़ी क्रिटिक वही थी। अच्छा जी। तो शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट है वो। राइट। तो जब उसने देखा कि काफ़ी केसेस ठीक हो रहे हैं तो फिर उन्होंने जज साहिबा को हमारे पास रिकमेंड किया कि एक बार डॉक्टर भारती से मिल लीजिए आप। तो वो मेरे पास आई तो उनको मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि कहीं डॉक्टर साहब मैं ऐसा बड़े से बड़ा कोई डॉक्टर हिंदुस्तान में नहीं बचा है जिसको मैंने दिखाया ना हो। मैं यूएस भी गई वहाँ पे भी मैंने दिखाया, मैं यूके गई वहाँ पे भी मैंने दिखाया, लेकिन सारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये आपको मीथोट्रिक्सेट ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, HCQS लेनी पड़ेगी, और ये जो दवाइयाँ एलोपैथिक हैं ये आपको जीवन भर लेनी पड़ेंगी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी आपकी ड्रग डोजेज़ बढ़ती जाएंगी। फिर मैंने उनको यही प्रिंसिपल की आप कैसे ठीक हो सकती हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, हमारे शरीर में वेरियस लेवल्स पे क्या क्या रीजंस होते हैं, मैंने उनकी लगभग 1 घंटे काउंसलिंग की। तो जब 1 घंटे काउंसलिंग की फिर मैंने उनको कुछ पेशेंट्स के बारे में बताया तो वो बोले डॉक्टर साहब अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से कन्विंस हूँ, सहमत हूँ, लेकिन इससे हमारी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि आपने इतना भरोसा दिलवाया है, मैं इसको ज़रूर करूँगी। और इसके बाद फिर मैंने उनको सेम प्रोग्राम दिया, फिर वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। इसके बाद फिर मैंने जब उनको स्टोरी शेयर करने को कही तो लिटरली शी वॉज इन टीयर्स कि ऐसी बीमारी जिसके कारण से उनको आगे के जीवन में अंधकार दिख रहा था। वो अपनी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में सोचती थी, वो सोचती रहती थी कि जब मैं बिल्कुल ख़राब हो जाऊंगी तो लोग मुझे उठा के ले जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और सबसे ज़्यादा कंसर्न थी अपने बेटे के लिए, वो अपनी बीमारी के कारण, क्योंकि अपनी बीमारी के कारण उनका जो 16 साल का बेटा था उसकी वो ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी। अपने डॉटर भी उनकी इग्नोर हो रही थी। उनके हस्बैंड तो बहुत उनको कोऑपरेट करते थे। तो इसके बाद उन्होंने उस अपनी जो ट्रीटमेंट था उसके बारे में ब्लॉग्स लिखे, सोशल मीडिया पे लिखा। फिर कभी कभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता तो हमेशा मैं उनको बुलाता था, वो अपनी स्टोरी रो रो के शेयर करती थी। तो बड़ा मुझे वो अभी भी इतने साल हो गए उनको ठीक हुए, शी इज़ ऑल राइट एंड नाउ शी हैज़ बिकम लाइक माई फैमिली मेम्बर। डॉक्टर साहब, हम आपसे इसकी प्रिकॉशंस जानना चाहेंगे कि ये बीमारी ना हो। देखिए, बीमारी ना हो है ना, तो उसके लिए तो हमने वही 4 चीज़ें जो बताई, फॉल्टी डाइट, रहन सहन और स्ट्रेस, पॉल्यूशन है चीज़ें। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप में ये बीमारी हो रही है तो मैंने जिन एलर्जेंस की बात की ना, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वीट है, टोमेटो है, कैप्सिकम है, तो इन चीज़ों को सावधानीपूर्वक लेना पड़ रहा है। अगर खाने में आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर खाना खाने से हमारी बीमारी बढ़ रही है तो उसको हम स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दें, क्योंकि फिर अगर आप उसको खाते हैं तो बिल्कुल आपके लिए दुश्मन की तरह ही साबित होगी। तो ये ध्यान रखना है। और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन है, ठीक है ना। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किसी वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। किसी वर्कशॉप में स्ट्रेस कम नहीं होता है, किसी क्लास में स्ट्रेस कम नहीं होता है। हम स्ट्रेस कम करने के लिए पेशेंट्स को सिर्फ 2 चीज़ें बताते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड शो करिए, आप कोई ना कोई थैंक्स गिविंग ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। सुबह उठिए 10 मिनट 15 मिनट, जो चीज़ें भी आपको मिली हैं जीवन में उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए, है ना, रादर कंप्लेनिंग। आप उसका रिवर्स करिए, क्योंकि आपको स्ट्रेस आता है जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। एक टेक्निक हम सिखाते हैं पेशेंट्स को, इमोशनल लेट गो। हाँ, जो उसके डीप सीटेड इमोशंस हैं जिनके बारे में वो हर समय सोचता रहता है, जो हर समय रिकॉल करता, कोई भी इमोशंस हो सकते हैं, है ना।
चाइल्डहुड इंसल्ट्स हो सकते हैं, या किसी फ्रेंड के साथ कुछ हो सकता है, या फैमिली में कुछ हो सकता है, जो वो डीप सीटेड उसके जो इमोशंस होते हैं, उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है इमोशनल लेट गो। तो उससे पूरी तरीके से स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रेस कम होते हुए देखे हैं कि उनको लगता था ये स्ट्रेस तो मेरा जा ही नहीं सकता है, इसको तो मैं माफ़ ही नहीं कर सकता, इसको तो मैं माफ़ कर ही नहीं सकती, इसने मुझे जीवन में इतने कष्ट दिए हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, मैंने उनको एक कमरे में बंद किया, मैंने कहा आज तुम उसको माफ़ करो, तुम्हें सिर्फ माफ़ करना है आज उसको, ठीक है ना। तो वो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और उस प्रयास में वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं कि मैं इसको कैसे माफ़ कर, इसने तो मुझे जीवन में बहुत कष्ट दिया है, इसको तो मैं माफ़ कर ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मैं उनको कहता हूँ कि चिल्ला चिल्ला के बोलो, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, बार बार बोलो जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब उसको माफ़ करो। एक स्टेज ऐसी आएगी, मैं कहता हूँ कि जब उसको आप 0.5% माफ़ कर लेंगे, आप उसको 1% माफ़ कर देंगे, एक स्टेज आएगी ना, आप उसको माफ़ कर देंगे तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आपका सारा लोड समाप्त हो गया। आपने अगर किसी को माफ़ कर दिया और आप जो है कंप्लेनिंग की जगह ग्रेटिट्यूड स्टेट में चले गए, स्ट्रेस है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो स्ट्रेस के लिए किसी महात्मा के पास जाने की ज़रूरत है क्या? आपको लगता है कहीं कोई महात्मा, मैं फेसबुक पे देखता हूँ स्ट्रेस रिलीविंग वर्कशॉप है ना, चेंज योर लाइफ, आज तक मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं इन वर्कशॉप्स में, इन महात्माओं के चक्कर में या स्वामी के चक्कर में, मैंने आज तक किसी का भी स्ट्रेस कम होते हुए नहीं देखा। लेकिन ये सिंपल सी टेक्निक्स, बी इन ए ग्रेटिट्यूड स्टेट, है ना, लोगों को माफ़ कर दो। Seems to be very easy but very hard. It seems very hard right now. आप प्रोग्राम समाप्त करने के बाद आप जाइए, आज किसी को माफ़ कर दीजिए, एक आदमी को, फिर देखिए आपका स्ट्रेस आज शाम को कैसा होता है। जी। और ये मैं सिर्फ लोगों को नहीं करवाता हूँ, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में आत्मसात किया हुआ है। एक स्टेज थी कि जब मैं बहुत कंप्लेनिंग हुआ करता था, एक स्टेज थी जब मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था, जब एक स्टेज थी जब मेरे अंदर डीप सीटेड इमोशंस थे, मैं लोगों की भावनाओं को, जो उन्होंने मुझे आहत किया था, उनको मैं कैरी कर रहा था। फिर उसको जब मैंने अपने ऊपर किया तो मैंने कहा मुझे लाभ मिला है ना, ये 100 लोगों को और लाभ मिलने वाला है। फिर जो भी व्यक्ति आता है मैं हर एक को यही बताता हूँ, और हर एक में ये चीज़, हर एक में ये टेक्निक काम करती है, हर एक में काम करती है। एक मेरे को पेशेंट याद आती हैं, मिसेस कोहली, अभी 2 साल पहले मेरे पंजाबी बाग वाले क्लिनिक में आई थी। उनको सोरियासिस थी, सब कुछ उनका बहुत अच्छा था, लेकिन शी वॉज कैरिंग स्ट्रेस, शी वॉज कैरिंग डीप सीटेड इमोशंस। मैं उनको कुछ नहीं करवाता था, जो चीज़ें मैंने करवाई मैं उनको रोज़ बोलता था, मैं पर्सनली इंटरेस्ट लेता था, मैं उनको सुबह शाम कॉल करता था, मिसेस कोहली आपने सुबह क्या किया तो बोली डॉक्टर साहब मैं कर रही हूँ। इनिशियली उनको रिस्पांस बहुत पुअर आया, बहुत स्लो रिस्पांस आया। 8 महीने बाद जब वो आई, बोले डॉक्टर साहब अब मैं सिर्फ बीमारी से मुक्त नहीं हूँ, वो मेरे ऊपर जो बोझ था ना, जिसको मैं सालों साल कैरी कर रही थी, आज मैं उससे जो है ना बिल्कुल मुझे छुटकारा मिल गया। बट इट इज़ सो टफ, और आप इस इतनी मुश्किल चीज़ को कि हमारे सीने में किसी तरह का दुख है, दर्द है, या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष है जो हमारे घर कर गया है, उसे निकालना वाकई में बहुत टफ है। करवाते हैं और उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखते हैं। और एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई आदमी ऐसे इमोशंस कैरी करता है ना, वो स्ट्रेस में है, तो सिर्फ वो सफ़र नहीं करता है, उसके बच्चे सफ़र करते हैं, उनका परिवार सफ़र करता है, उनके माता पिता, उनके इन लॉज सफ़र करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि लोग ये फीडबैक देते हैं आके कि मुझे नहीं पता था ये भी फीडबैक्स मुझे मिलेंगे, लेकिन ये फीडबैक कि जब से डॉक्टर साहब ये ठीक हुई हैं, मेरे घर का माहौल ही बदल गया है, मेरे बच्चे खुश रहने लगे हैं, क्योंकि अपनी मम्मी को लेके वो बहुत स्ट्रेस में रहते थे, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई थी। तो
ये जो बड़े छोटी सी सिंपल सी टेक्निक्स है ना, ये एक व्यक्ति पे काम नहीं करती हैं, वो पूरे उसको इम्पैक्ट करती हैं, पूरी फैमिली को, जिस सोशल सर्कल में उठ बैठ रहे हैं उस सब को वो इम्पैक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, सीरियसली इट्स रियली अ बिग थिंग कि एक इंसान को ठीक करके पूरे परिवार की मदद करना, और वो भी खासकर एक ऐसी समस्या, नॉर्मल फिजिकल प्रॉब्लम्स तो हम देख सकते हैं, जैसे आपने कहा दवा के ज़रिए या किसी और वे में उसे हील किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी किसी के हार्ट में बैठी हुई है, घर कर चुकी है, जो एक ऐसी समस्या है शायद जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस जड़ को निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ, जिन चीज़ों का कारण यहाँ पे है, पेशेंट कहाँ जा रहे हैं? साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट क्या दे रहे हैं? एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, पिल्स फॉर गुड स्लीप। जब तक आप रूट पे काम नहीं करेंगी, डीप सीटेड इमोशंस पे काम नहीं करेंगी, साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है ना। साइकेट्रिस्ट की दवाइयों के प्रभाव में वो दिन भर सोता रहता है, दिन भर सोता रहता है, दिन भर सोता रहता है, अपना हेल्थ और ख़राब कर लेता है, फिर दवाइयों के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, उसकी बीमारी तो जाती ही नहीं है, साथ में एक नए ट्रैप में वो पेशेंट आ जाता है। तो हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम का सबसे जो करेक्टिव वर्ड है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें करेक्ट क्या करना है, हमें वहाँ पे फोकस करना है, हमें वहाँ पे टारगेट करना है। और जब पेशेंट आते हैं तो जब अपनी डिटेल हिस्ट्री वो देते हैं, कई बार वो रोने भी लगते हैं बातचीत करते हुए, क्योंकि मैं उनको ओपन अप, मैं उनको मौका देता हूँ कि आप जब तक वो खुलेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी ना। तो करेक्टिव इज़ करेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट वी आइडेंटिफाई कि हमें करेक्ट क्या करना है, देन वी ट्राई टू करेक्ट दैट थिंग। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर लेते हैं। और जाने से पहले डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक ख़ास मैसेज दें, ताकि वो अपने जीवन में तरह तरह के समस्याओं से अगर परेशान है तो बदलाव लाकर उन समस्याओं से बच सके। देखिए, जो मैं अभी तक बातें कर रहा था वो मैसेज ही था, फिर भी चलते समय मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 90% से ज़्यादा जो हमारी बीमारियां हैं उनका सीधा संबंध हमारा खान पान, रहन सहन, तनाव और प्रदूषण से है। तो हम अपना खान पान बदलें, हम अपना लाइफस्टाइल सुधारें, उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। लाइफस्टाइल एक बड़ा वेग सा टर्म है, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल क्या होता है। आप 2 चीज़ें सुधार लीजिए आज मेरे कहने पे। पहली चीज़ ये है कि आप अपना खाना खाने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। अगर 8 बजे नाश्ता करते हैं तो 8 बजे, 2 बजे लंच करते हैं तो 2 बजे, रात में 8 बजे डिनर करते हैं तो 8 बजे। 7 into 365 डेज़ जो है ये हमारा रूटीन होना चाहिए। जब हम समय पे खाना ना खा पाएँ तो स्किप कर दीजिए, भूख लगी आप फल खा लीजिए। दूसरा आपको काम करना है कि आप सही समय पे सोना और सही समय पे जागना 7 into 365 डेज़ एवरी डे। तो आप देखेंगे कि अगर ये एक लाइफस्टाइल में ये चेंज कर लेते हैं तो आपकी आधी बीमारियों का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। और फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जिम है, रिलैक्सेशन है, गुड फूड है, ये तो सारी चीज़ें बाद की बात है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी ख़ास जानकारी दी, हमारे दर्शकों को एक ख़ास मैसेज भी दिया, और ख़ासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आपने इतना सब कुछ हमें बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुरति, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करती हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आपने ये जाना होगा कि ये समस्या क्या है, और जो लोग कहते हैं कि ये इनक्योरेबल है, एक्चुअली में ये इनक्योरेबल नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, मोर देन 5000 केसेस डॉक्टर साहब ने हमें बताया। तो यानी कि अभी भी उम्मीद है, खासकर आप लोगों के लिए। अगर आपको ये समस्या है या आपकी किसी रिश्तेदार को ये समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर साहब से कनेक्ट हों। हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना ट्रीटमेंट आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट करवाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो समस्या आपके अंदर है वो बढ़े। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों,
खुश रहें, अपना ख्याल रखें और साथ ही जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि एक व्यक्ति सही होता है तो पूरा परिवार सही हो जाता है, पूरे परिवार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो बस यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द किसी भी व्यक्ति को यदि ये समस्या है तो वो ठीक हो और उसके साथ साथ पूरा परिवार भी खुश रहे। इसी के साथ वक्त हो गया इजाज़त लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।